Hello everyone, I hope you all will be good. Welcome to this another lecture for the subject Corporate and Business Law. आज के लेक्चर में हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज कॉन्ट्रैक्ट लॉ. इट्स वन ऑफ द मेजर क्रक्स ऑफ योर सब्जेक्ट. याद रखिएगा कॉन्ट्रैक्ट लॉ जो है वो उसमें अराउंड 20 से 30 मार्क्स का एग्जाम जो है वो आता होता है. यानी 20 to 30 एंटायर परसेंटेज ऑफ योर एग्जाम जो है वो आपकी कॉन्ट्रैक्ट लॉ में से आती होती है. ठीक है. इंग्लिश लीगल सिस्टम में अराउंड 4 to 6 मार्क्स आ जाते होते हैं. 10 भी मैक्सिमम आते हैं. 10 मार्क्स टॉट में से आ जाते हैं. 30 मार्क्स चलो हम अज्यूम करते हैं कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में से आता है, तो ऑलमोस्ट ये 50 मार्क्स का आपका परसेंटेज जो है यहाँ पर बन चुका है. ठीक है. अच्छा, अब हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट लॉ की. कॉन्ट्रैक्ट लॉ बेसिकली आपके कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड बनाया जाने वाला लॉ है. इसको समझने के लिए हम थोड़ी सी इसकी बेस को समझते हैं. हम ये कहते हैं कि सबसे पहले जब भी दो पार्टीज के दरमियान म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की वजह से कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस पर अग्री किया जाएगा तो एक एग्रीमेंट बनेगा, एक मुआयदा बनेगा, एक प्रॉमिस बनेगा. प्रॉमिस कह सकते हो बट एग्रीमेंट इज मोर ऑफ लाइक कि आप दोनों पार्टीज जो हैं जिनके दरमियान ये चीज हो रही है वो दोनों सेटिस्फाइड हैं एक काम को करने के लिए, तो एग्रीमेंट बन जाएगा. मैं दोबारा से बोलता हूँ. व्हाट इज एन एग्रीमेंट? एन एग्रीमेंट इज अ टर्मिनोलॉजी व्हेन टू पार्टीज एग्री ऑन सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन. जब दो पार्टीज कुछ सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन पर एग्री कर जाती हैं, रजामंद हो जाती हैं, अब दे से यस टू दोज टर्म्स एंड कंडीशन, सो दैट इज कॉल्ड एग्रीमेंट. ठीक है. तो सबसे पहले आप एक ऑफर देते हो. ठीक है. आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल कि ऑफर क्या होता है, लेकिन अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझे कि सबसे पहले ऑफर दी जाती है और ऑफर को जब एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो एक एग्रीमेंट बन जाता है. एक ऑफर दी, ऑफर एक्सेप्ट हुई तो वो एग्रीमेंट में कन्वर्ट हो जाएगी. और जब ये एग्रीमेंट बाय लॉ इन्फोर्स हो जाएगा, यानी इस एग्रीमेंट में एक लीगल पर्सपेक्टिव ऐड हो जाएगा, तो वो आपका कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा. सो यहां से आप एक बात जरूर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट इज नेवर इलीगल. ठीक है. कि आपका जो लॉ है वो हमेशा उसी कॉन्ट्रैक्ट या आपका जो लॉ जिन कॉन्ट्रैक्ट्स को परमिट करता है वही कॉन्ट्रैक्ट कंसिडर होंगे. अगर एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इलीगल है तो आपका लॉ उसको कभी भी बैक नहीं करेगा. ठीक है. तो जस्ट फॉर अ क्विक रिवीजन, आपको अभी तक क्या बताया. मैंने आपको ये बताया कि एक एग्रीमेंट जो है वो तब बनता है जब दो पार्टीज म्यूचुअली एग्री होकर कुछ सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन पर साइन कर दें, एग्री कर दें. दैट इज एग्रीमेंट. सबसे पहले एक ऑफर दी जाएगी. ऑफर जब एक्सेप्ट हो जाएगी तो वो एग्रीमेंट में कन्वर्ट होगा. और एग्रीमेंट जो है बाय लॉ अगर इन्फोर्स किया जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा. ठीक है. अब बाय लॉ एंड इन्फोर्समेंट का क्या मतलब है, तो वो कहते हैं कि फॉर इन्फोर्सिबिलिटी एन एग्रीमेंट मस्ट एग्री द फॉलोइंग कंडीशन. अब एक एग्रीमेंट बाय लॉ लीगल होने के लिए जरूरी है कि द एक्ट मस्ट बी लीगल. यानी आप जो एग्रीमेंट कर रहे हो वो लीगल होना चाहिए. एग्रीमेंट विल ओनली बी इन्फोर्सेबल व्हेन, या हम कह सकते हैं इट विल बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट इफ इट इज लीगल. यानी कोई भी इलीगल काम अगर आप करोगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट नहीं बनेगा. चलो अगर एग्रीमेंट बन भी जाएगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा. ठीक है. मैं दोबारा से बता देता हूँ. एक्ट मस्ट बी लीगल का क्या मतलब है कि आपका जो एग्रीमेंट है अगर वो लीगल है तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्म जो है वो इख्तियार करेगा. सेकेंड वी हैव म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. एग्रीमेंट जो है वो दो पार्टीज, जो भी इन्वॉल्व पार्टीज है, जनरली दो होती हैं, तीन भी हो सकती हैं. ठीक है. पर हम जनरली यहाँ दो को कंसिडर करते हैं कि जो म्यूचुअल पार्टीज हैं दे शुड अग्री विदाउट एनी प्रेशर. म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो है इसका मतलब है कि पार्टी शेल अग्री और पार्टीज शेल अग्री विदाउट एनी प्रेशर. अब प्रेशर का मतलब हो सकता है इमोशनल प्रेशर भी, यानी आप किसी को इमोशनली ब्लैकमेल ना करो. और इमोशनल प्रेशर के साथ साथ जो है दैट इज फिजिकल प्रेशर. आप किसी को हरास करके या किसी को फिजिकली टॉर्चर करके जो है वो आप उससे कोई एग्रीमेंट साइन ना कर पाओ. यानी कि जो बंदा है, जो पार्टी है, बोथ पार्टी शेल बी इमोशनली एंड फिजिकली आउट ऑफ प्रेशर. ठीक है. फिर उसके बाद कैपेसिटी. कैपेसिटी का मतलब होता है
कि इसमें कुछ चीजें हैं। नंबर वन, कि आपकी लीगल एज होनी चाहिए। अब लीगल एज जो है वो 16 भी कहीं कहीं पर है और कहीं पर 18 भी है, तो दोनों ही कंसिडर किए जाते हैं, ठीक है। फिर लीगल एज के बाद नंबर टू है नो इंटॉक्सिकेशन। नो इंटॉक्सिकेशन, नो इंटॉक्सिकेशन का मतलब है कि इफ यू आर ड्रंक, इफ यू आर नॉट इन अ हेल्दी मेंटल स्टेट, तो आप जो भी कॉन्ट्रैक्ट करोगे वो, या जो भी एग्रीमेंट करोगे वो बाय लॉ इन्फोर्स नहीं होगी। नहीं, अगर आपने एक पर्सन से अब अनकॉन्शियस फॉर्म में, वो बंदा बेहोश था, कॉन्शियस नहीं था, आपने उसका साइन करवा लिया, या लेट्स से वो बंदा ड्रंक था, आपने उससे कोई एग्रीमेंट जो है वो करवा लिया, तो फिर एग्रीमेंट इन्फोर्स नहीं होता। ठीक है, तो लीगल एज होनी चाहिए, नो इंटॉक्सिफिकेशन होनी चाहिए। नंबर थ्री, प्रोफेशनल लाइसेंसिंग होनी चाहिए। प्रोफेशनल लाइसेंस इन सम केसेस यूज होता है। अगर फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर है, तो डॉक्टर अपने लाइसेंस के बगैर डॉक्टर नहीं, मतलब प्रैक्टिस नहीं कर सकता। एक ऑडिटर है तो वो अपने लाइसेंस के बगैर ऑडिटिंग नहीं कर सकता, राइट। तो कुछ एग्रीमेंट्स को बनाने के लिए यू शुड बी प्रोफेशनली कैपेबल, ठीक है। और इसके अलावा जो है एक और चीज आ जाती है कि मेंटली स्टेबल होना चाहिए। मेंटली स्टेबल का मतलब है कि एक इंसान जो है वो इंस्टेबिलिटी या मेंटल जो मेंटल होता है ना, साइकियाट्रिक पेशेंट या साइकोलॉजिस्ट पेशेंट जो है वो नहीं होना चाहिए, एंड द पर्सन शुड बी मेंटली गुड। ठीक है, तो आई होप सो यहाँ तक कैपेसिटी का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब फॉर्म का क्या मतलब है? फॉर्म का मतलब है कि जो आपका जो कुछ, नॉट एवरी बट कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं उनको हमने स्पेसिफिक मैनर में साइन करना होता है। फॉर्म्स का हमें ये लिख देता हूँ कि सम कॉन्ट्रैक्ट्स, some contract must be signed in order to be enforceable। इसके बारे में हम डिटेल में जब आपको टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बताऊंगा, तो उसमें भी आप देखेंगे कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो ओरली हो जाते हैं, ठीक है, बाय बिहेवियर भी हो जाते हैं। बट कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स को इन्फोर्स करने के लिए साइंड डॉक्यूमेंट्स बहुत जरूरी हैं। फॉर एग्जांपल, जब आप बैंक अकाउंट ओपन करवाओगे तो यू नीड टू साइन सम डॉक्यूमेंट्स, राइट। आप अगर प्रॉपर्टी अपने खरीद रहे हो तो यू नीड टू साइन अप डॉक्यूमेंट्स। आप गाड़ी खरीद रहे हो, यू नीड टू साइन सम डॉक्यूमेंट्स, राइट। सो फॉर्म में वो कहता है कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं जो जिनमें बहुत हाई लीगल पर्सपेक्टिव इन्वॉल्व होता है, तो उनको साइन की जरूरत होती है। एंड जेन्युइन कॉन्सेंट का क्या मतलब है? जेन्युइन कॉन्सेंट का मतलब है कि आपने जो है वो कंसिडरेशन मस्ट बी पेड, कंसिडरेशन मस्ट बी पेड, नंबर वन, ठीक है। एंड सेकेंडली, जो कंसिडरेशन है, कंसिडरेशन मस्ट बी लीगल। मैं आपको बताता हूँ इसका क्या मतलब है। मस्ट बी लीगल एंड फ्री फ्रॉम फ्रॉड। देखिए, जब भी आपने कोई एग्रीमेंट करना है ना, तो उस एग्रीमेंट के अगेंस्ट कोई कंसिडरेशन, कुछ अमाउंट, कुछ पैसे, कुछ आपने ना कुछ रिजल्ट, या आप कह लो कुछ एक्ट आपने परफॉर्म करना होगा, तो उसको हम कहते हैं कंसिडरेशन। कंसिडरेशन हमारा लेटर एक टॉपिक इसी कॉन्ट्रैक्ट लॉ में आएगा, तो मैं वहां पर आपको इन डिटेल बताऊंगा कि कंसिडरेशन क्या क्या चीज में जो है वो कंसिडरेशन में एक्सेप्टेबल होती है, ठीक है। तो बट अब फिलहाल के लिए आप सिर्फ एज फॉर एन इंट्रोडक्शन आप ये ध्यान में रखिएगा कि जेन्युइन कॉन्सेंट तब होगा जब आप एक एग्रीमेंट कर रहे हो और उस एग्रीमेंट में किसी तरीके की पेमेंट या कंसिडरेशन इन्वॉल्व है। अब जो पेमेंट या कंसिडरेशन इन्वॉल्व होगी वो लीगल होनी चाहिए, यानी ऐसा नहीं है कि आप ड्रग्स में कंसिडरेशन पे कर रहे हो या इलीगल चीज की कंसिडरेशन जो है वो आप पे कर रहे हो, ठीक है। तो याद रखिएगा कि अगर आपने एक एग्रीमेंट को इन्फोर्स करवाना है लीगली, तो उसमें वो लीगल एग्रीमेंट होना चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू होना चाहिए, उसमें कोई इमोशनल या फिजिकल प्रेशर इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। देन कैपेसिटी के केस में लीगल एज होनी चाहिए दोनों पार्टीज की, इंटॉक्सिफिकेशन नहीं होनी चाहिए, स्टेबल मेंटल हेल्थ होनी चाहिए, एंड प्रोफेशनल लाइसेंसिंग होनी चाहिए इन सर्टेन केसेस। नंबर फोर वी हैव कि अगर कुछ केसेस में कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइंड एंड रिटन होना चाहिए, कुछ में वो ओरली भी कंसिडर किया जा सकता है। एंड जेन्युइन कॉन्सेंट में एक लीगल एंड फ्री फ्रॉम फ्रॉड कंसिडरेशन जो है वो पेड होनी चाहिए। आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी।
अब यहाँ तक तो एग्रीमेंट में थोड़ी बहुत हमने जो है ना वो डिस्कशन कर ली। अब मैंने उनको कॉन्ट्रैक्ट का भी बता दिया कि जब एक एग्रीमेंट जो है बाय लॉ इन्फोर्स होगा, और बाय लॉ तब इन्फोर्स होगा जब उसके जो है ये वाले सेक्शन जो है वो आप यूं कह लो कि एम्प्लॉय होगा। ठीक है, तो आई होप सो यहाँ तक बात समझ में आ गई है। अब हम ये अज्यूम करते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास बन गया है, तो कॉन्ट्रैक्ट कितनी टाइप्स का होगा। अब हम थोड़ी बहुत जो है ना इस पर डिस्कशन कर लेते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स जो है आर अवेलेबल। राइट, द वेरी फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट जो हमारे पास आ जाता है इसको हम कहते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड एग्रीमेंट भी कहा जाता है। मैं यहाँ साथ साथ लिख देता हूँ सो दैट यू गाइस कैन अंडरस्टैंड। रुकिए, मैं इनको ना बॉक्स में बंद कर लेता हूँ इस तरह। हाँ, अब वॉइड एग्रीमेंट को वॉइड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड एग्रीमेंट भी कहते हैं। और क्यों कहते हैं? बिकॉज दिस इज एन इलीगल एग्रीमेंट। ये एक इलीगल एग्रीमेंट है। देखो, जब एक एग्रीमेंट इलीगल होगा तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बनेगा, तो हम उसको इलीगल कॉन्ट्रैक्ट कंसिडर करवा सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, व्हाट इज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब है कि इस एग्रीमेंट में कोई भी लीगल फैक्टर जो है वो इंक्लूड नहीं है। जब एक चीज में लीगल फैक्टर इंक्लूड नहीं होगा तो फिर दोनों पार्टीज के दरमियान वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं क्रिएट होगा। जब वो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं होगा तो फिर दोनों पार्टीज जो हैं वो उस पे बाउंड भी नहीं होंगी। फॉर इंस्टेंस देखें कि पाकिस्तान में सेल्स ऑफ ओपन सेल्स ऑफ ड्रग जो है वो बैन है। राइट, इट्स इलीगल। अब अगर यू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, इफ देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज, और वो कहती हैं कि हम जो है ड्रग्स का बाय बाय करने के लिए ना हम एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो देखो वो एक इलीगल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। राइट, तो द वेरी फर्स्ट थिंग बाय लीगल टर्मिनोलॉजी वो कॉन्ट्रैक्ट तो कंसिडर ही नहीं होगा केस कोर्ट में, बिकॉज इट इज टोटली इलीगल। ठीक है, आई होप से यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड एग्रीमेंट कहते हैं, एंड दिस इज एन इलीगल एग्रीमेंट। ठीक है, फिर इसके बाद वी हैव वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो मैं पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेता हूँ कि these these contracts these contracts are at discretion of victim, that he can cancel or continue the contract. Yes. ठीक है, देखिए, अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? ये कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। ठीक है, यानी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो कॉन्ट्रैक्चुअल पार्टीज जो होती हैं वो इसको कैंसिल भी कर सकती हैं। अगर वो चाहें तो इसको कंटिन्यू करें, अगर ना चाहें तो इसको कैंसिल आउट भी कर सकती हैं। फॉर इंस्टेंस देखिए, अगर एक एग्रीमेंट में जो है कोई गलत बात जो है वो इंक्लूड की गई है, या एक एग्रीमेंट में अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इन्वॉल्व नहीं है, तो पार्टीज कैन बैक आउट फ्रॉम दैट कॉन्ट्रैक्ट। एनी पार्टी कैन बैक आउट फ्रॉम दैट कॉन्ट्रैक्ट। राइट, सो उसमें हमारे पास जो है वो हम कहते हैं कि दैट इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब ये जितनी भी एग्जांपल्स हैं ये आपकी बुक में एज इट इज नहीं लिखी हुई। आई एम टेलिंग यू गाइस दिस थिंग बिकॉज दिस इज समथिंग इम्पोर्टेंट, आपको पता होना चाहिए। ये एमसीक्यू में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बुक में इट डिस्क्लोज नहीं है, बट मेक श्योर कीजिएगा कि आपको ये चीजें जरूर पता हो। ठीक है, तो वाइड अनवॉइडेबल सॉरी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है? वो कॉन्ट्रैक्ट जो कोई भी पार्टी ड्यू टू एनी रीजन कैंसल आउट कर सकती है। Then we have unenforceable contract, again इसको unenforceable agreement भी कहेंगे। और ये क्यों होते हैं? These are not enforceable because of lack lack of these are sorry मैंने इस तरह कर लेते हैं। These are not enforceable because of lack of evidence present। देखो, कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके होने का कोई प्रॉपर एविडेंस मौजूद नहीं है, आइदर रिटर्न जो भी है, पार्टीज मौजूद नहीं है जिनके दरमियान ये एग्रीमेंट वो हुआ हुआ है,
उस कॉन्ट्रैक्ट को, ऑल्दो वो इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि उसकी इम्प्लीमेंटेशन का कोई एविडेंस नहीं होता, या वो पार्टीज ही नहीं होती जिन पर इम्प्लीमेंट हमने वो कॉन्ट्रैक्ट करना होता है। ठीक है, तो अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट जो है, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? ये बेसिकली वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें आप जो है वो उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं कर सकते हो। फॉर इंस्टेंस, मैं ये कहता हूँ कि मैंने एक चेक साइन करवाना था, और वो चेक डायरेक्टर ने साइन करना था। चेक साइन करने के बाद कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स हो जाता। अब वो डायरेक्टर ही मौजूद नहीं है, वो चेक ही नहीं साइन होगा, तो फिर दिस मीन्स कि वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होगा, राइट? तो इसको हम कहते हैं अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज ये वो कॉन्ट्रैक्ट था जो पार्टी की अनअवेलेबिलिटी या एविडेंस की नॉन सफिशिएंसी की वजह से कंप्लीट नहीं हो पाया। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं दैट आर मेड orally और इन रिटन फॉर्म। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो आप ओरली या इन रिटन फॉर्म जो है प्रेजेंट करते हो, वो क्या होते हैं? वो हमारे पास जो है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। ठीक है, अब एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स की मैं यहाँ पर आपको तीन टाइप्स बता देता हूँ, इधर मैं साइड पे जो है वो लिख देता हूँ। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स जो है ना, वो आपके नंबर वन, हमारे पास जो इसकी पहली टाइप है, दैट इज सिंपल कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट है जो ओरल होता है। देन वी हैव स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न होते हैं। और स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में एक टाइप आती है जिसको हम कहते हैं रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है आपके स्टैम्प पेपर्स पर होते हैं या आपके लीगल पेपर्स पर होते हैं। ठीक है, आप अगर पाकिस्तान की मैं बात करूं, तो पाकिस्तान में आप होते हैं ना, अक्सर आपको स्टैम्प पेपर्स चाहिए होते हैं जो आपको कोर्ट से मिलते होते हैं। तो उससे वो आपके स्टैम्प पेपर्स होते हैं। आपने प्रॉपर्टी जो है वो, यूके में भी यही है कि प्रॉपर्टी अगर आपने ट्रांसफर करनी है तो आपको लीगल पेपर चाहिए होता है, और उस पर आपको बाउंड होना पड़ता है, राइट? सो आपके जो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वो कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स हैं? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो आपके वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो आइदर ओरली या रिटन फॉर्म में हो। उनमें सिंपल कॉन्ट्रैक्ट्स ओरली भी होते हैं, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स रिटन होते हैं। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स में वो कॉन्ट्रैक्ट जो रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जिसमें लीगल पेपर्स इन्वॉल्व होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम डीड कहते होते हैं। ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, देयर इज अ टर्मिनोलॉजी दैट इज कॉल्ड डीड। ठीक है, अब ये जो डीड है, ये बेसिकली आपकी जो है वो ऑलमोस्ट 12 ईयर्स तक लिमिटेड होती है, यानी 12 साल तक। अगर आपने एक डीड साइन कर दी है, एक लीगल पेपर पे साइन कर दिया है, 12 ईयर्स तक वो डीड इन्फोर्स्ड रहेगी, उसके बाद वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम बात करते हैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट की। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ये बेसिकली these contracts are made due to or are made as a result of past practices। ठीक है, आपकी पास्ट प्रैक्टिस थी कि आप अपने इन कस्टमर को वारंटीज देते हो 10 ईयर्स की। न्यू कस्टमर विदाउट सेइंग यही अज्यूम करेगा कि उसको भी 10 ईयर्स की वारंटी मिलेगी। दिस इज इम्प्लॉइड कॉन्ट्रैक्ट। एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट्स वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो आपके पास्ट बिहेवियर, पास्ट एक्शन या पास्ट प्रैक्टिसेस की वजह से जो है वो किए जाते हैं। ठीक है, देन वी हैव स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है ये आपके रेडी मेड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट। ठीक है, आप बैंक में जाते हो, बैंक वाले आपको टर्म्स एंड कंडीशन का पेपर देते हैं, राइट? वो कहते हैं सर इस पे साइन करेंगे तो आपका बैंक अकाउंट ओपन होगा, इफ यू विल नॉट साइन आपका बैंक अकाउंट ओपन नहीं होगा। वो उसमें आपके लिए कुछ चेंजेस नहीं करते। दिस इज अ रेडीमेड कॉन्ट्रैक्ट, जस्ट रीड इट, एक्सेप्ट इट इफ यू लाइक, डू नॉट एक्सेप्ट इट इफ यू डोंट लाइक। तो स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिटन रेडीमेड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। आपके पास ऑप्शन होता है कि आप उनको एक्सेप्ट करें या उनको रिजेक्ट करें, वो मॉडिफाई नहीं किए जा सकते। ठीक है, आप यूं लिख लो कि नॉन नेगोशिएबल कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो होते हैं। ठीक है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ नॉन नेगोशिएबल कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, कि जिन कॉन्ट्रैक्ट्स को आप नेगोशिएट जो है वो नहीं कर सकते।
देन वी हैव बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स। बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं कि बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स में इन दीज कॉन्ट्रैक्ट्स in these contracts both parties make a promise of performance। अब प्रॉमिस ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब है कोई एक्ट करना। बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट जिसमें जो दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं दे विल डू सम काइंड ऑफ परफॉर्मेंसेस। फॉर एग्जांपल जो है, अगर आप एक चीज को जो है वो लेट्स से बेचते हो, जब आप एक चीज को बेचते हो तो देखो, फॉर एग्जांपल मेरी ना एसीस की शॉप है। मैंने जब एक एसी दिया, दिस इज द फर्स्ट प्रॉमिस ऑफ परफॉर्मेंस, और उसके बदले कस्टमर मुझे क्या देगा, मुझे पैसे देगा। दैट इज गोइंग टू बी माई सेकेंड परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस ऑफ परफॉर्मेंस। तो बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट में जिसमें एक ट्रांजैक्शन होती है, लेन देन का मामला होता है, ठीक है, यू यू गिव फ्रॉम वन हैंड, यू टेक फ्रॉम अनदर हैंड, राइट। सो बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट जिसमें देयर आर टू प्रॉमिस ऑफ परफॉर्मेंसेस, जिसमें दोनों पार्टीज जो है वो वो बेसिकली दोनों ही प्रॉमिस ऑफ परफॉर्मेंस कहती हैं कि यू हैव टू मेक टू ट्रांजैक्शन, सॉरी, यू हैव टू मेक अ ट्रांजैक्शन, यू हैव टू गिव एंड टेक सिचुएशन होती है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, गिव एंड टेक सिचुएशन, कि आप एक तरफ से दोगे, दूसरी तरफ से आपको लोगे भी, राइट। सो बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि वेयर देयर आर टू प्रोमिसेस ऑफ परफॉर्मेंस। यूनिलैटरल का मतलब है इन दिस कॉन्ट्रैक्ट, मैं यहाँ लिख देता हूँ, वन पार्टी मेक अ प्रॉमिस ऑफ परफॉर्मेंस। यानी ये एक पार्टी जो है वो सिर्फ आपको देगी, तो ये रिवॉर्ड केसेस में आपको देखो, रिवॉर्ड केसेस में क्या होता है कि आपको रिवॉर्ड मिलता है, आपको रिटर्न में उसको कुछ नहीं देना पड़ता, राइट। अब यू माइट आस्क, नो सर, रिटर्न में तो हमें उसको परफॉर्मेंस देनी होगी, बट दैट इज नॉट परफॉर्मेंस, दैट इज योर जॉब, राइट, दैट इज योर वर्क। तो कॉन्ट्रैक्ट में, और उससे पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन भी नहीं होता, ठीक है। तो याद रखिएगा, यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि जहां पर एक सिंगल प्रॉमिस ऑफ परफॉर्मेंस इन्वॉल्व होगा। बायलैटरल का मतलब है कि जहां पर दो प्रॉमिसेस इन्वॉल्व हैं, एंड यूनिलैटरल का मतलब है जहां पर एक परफॉर्मेंस प्रॉमिस जो है वो आपका इन्वॉल्व है। फिर भी है कोलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। अब कोलैटरल कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इन दिस कॉन्ट्रैक्ट थर्ड पार्टी also gets a right under a contract, okay. This third party is the reason of contract, ठीक है। मैं आपको बड़े मजे की एग्जांपल देता हूँ। देखो, आप जो वो किसी इंस्टीट्यूट के साथ जो है वो एसीसीए करते हो, आपके और इंस्टीट्यूट के दरमियान में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आप उसको फी दोगे, बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट होता है, आप उसको फी दोगे, वो आपको एजुकेशन देगा। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट किस वजह से हो रहा है, बिकॉज ऑफ एसीसीए। एसीसीए जो है वो थर्ड पार्टी है, दिस इज कॉल्ड कोलैटरल आपका कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो मैं दोबारा बता देता हूँ, कोलैटरल कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टीज के दरमियान ही होता है, लेकिन एक थर्ड पार्टी की वजह से जो है वो होता है, ठीक है। अब एसीसीए के पास राइट्स होंगे कि वो आपका एडमिशन रिजेक्ट कर दे, राइट, पास राइट्स होंगे वो आपको पास फेल कर दे। तो एसीसीए बीइंग अ थर्ड पार्टी, उसके पास प्रॉपर राइट्स हैं, लेकिन उसकी वजह से दो पार्टीज के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, दिस इज कोलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। अब मैं आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, मेरे और आपके दरमियान में एक, हम कह सकते हैं, यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। मैं आपसे कुछ मांग नहीं रहा इन रिटर्न, मैं आपको सिर्फ लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। लेकिन ये लेक्चर्स क्यों प्रोवाइड कर रहा हूँ, बिकॉज हम दोनों के दरमियान क्या कॉमन चीज है, एसीसीए इज द कॉमन चीज। तो हम कह सकते हैं कि दिस इज अ कोलैटरल कॉन्ट्रैक्ट बट अंडर यूनिलैटरल टर्मिनोलॉजीज, ठीक है। तो कोलैटरल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो यूनिलैटरल भी हो सकते हैं, बायलैटरल भी हो सकते हैं। आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। देन इसमें जो है एक और चीज आ जाती है, दैट इज एग्जीक्यूटरी एंड एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट्स। अब एग्जीक्यूटरी और एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो कौन से होते हैं, तो वो ये कहते हैं कि एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स बेसिकली दे आर फॉर्म्ड व्हेन प्रोमिसेस आर मेड, एंड इफ द परफॉर्मेंस इज कंप्लीटेड देन इट इज कॉल्ड एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट इज व्हेन अ
promise is made. Uh, Executory contract is promise is made. Executed contract is when promise is fulfilled or performance or performance is done. ठीक है। तो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट जब एक प्रॉमिस जो है वो मेड किया प्रॉमिस जो है वो किया जाएगा, यानी कि आपने एक प्रॉमिस कर दिया कि यू विल डू दैट, यानी वो आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट आपके कौन से होते हैं? आपके आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। यू हैव कॉन्ट्रैक्टेड, यू हैव पेड अ प्रॉमिस कि यू विल डू दिस थिंग, आपने अभी तक वो की नहीं है, इट इज येट टू नीड टू बी एग्जीक्यूटेड, वो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। लेकिन जब एक प्रोमिस जो है वो कंप्लीट हो जाता है, तो क्या होगा कि उसको एग्जीक्यूटेड, कि वो खत्म हो चुका है, एग्जीक्यूट हो चुका है, अब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, दैट इज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। इसके अलावा भी बहुत सी टर्मिनोलॉजीज हैं जो हम आने वाले लेक्चर्स में जो है पढ़ेंगे। जैसे क्रॉस ऑफर क्या होता है, ऑफर के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ऑफर, द वेरी फर्स्ट टर्म ऑफर क्या होती है, कंसिडरेशन क्या होती है। कॉन्ट्रैक्ट लॉ इज पर्सनली माय फेवरेट, बड़े मजे का ये चैप्टर है। थोड़ा सा लेंथी है बट इट्स क्वाइट इजी एंड इट्स वेरी मच इंफॉर्मेटिव, और बहुत मजे का ये चैप्टर है। बहुत मजे मजे के केसेस भी हैं। अभी तो मैंने खैर इस लेक्चर में आपको कोई केस नहीं सुनाया, जस्ट एक ओवरव्यू आपको मैंने दिया है। तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप इसको जरूर पढ़ें, जरूर समझें, एंड इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन डू लेट मी नो। एंड इसके बाद जो है हम बात करेंगे ऑफर की एंड कंसिडरेशन की, और इन डिटेल और भी बहुत सी बातें हम इसमें करेंगे। सो अंटिल देन टेक केयर एंड हैव अ गुड डे, बाय।